हेलो गाइस, माई सेल्फ राहुल राठौड़। आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि चैप्टर है एक, आपको पता ही है, 12th क्लास का जो 3rd चैप्टर है। तो मतलब आप सीधा टॉपिक की बात करते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। आज अपन पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने समान जब कोई भी बायोलॉजिकल एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव जो होता है वो अपने समान कोई संतति या ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है या उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इंग्लिश में अगर मैं कहना चाहता हूं कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस एंड ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। वही बात है, अपने समान कोई भी जीव जो होता है वो क्या करेगा? संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। सबसे पहले अपन जो रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन में अपन किसकी बात करेंगे, क्या प्रोसेस होता है, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो कौन कौन से प्रोसेस है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब? गैमेटोजेनेसिस का सीधा मतलब क्या होता है, कोई भी जो अगर आपका शुक्राणु या अंडाणु का जो निर्माण होगा ना, उसे अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया आपको पता ही है कि जो मेल होता है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? गैमेटोजेनेसिस तो है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट कौन से होते हैं? मेल में कौन होगा? स्पर्म, फीमेल में होता है ओवा। उसके बाद अपन बात करते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है? ये 1 by 1 करके प्रोसेस होते हैं जो अपन रिप्रोडक्शन के अंदर देखने वाले हैं। कि सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर उसके बाद इंसेमिनेशन होगा, फिर क्या था आपका फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। उसके बाद में आपका इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और फिर पार्चुरेशन। अपन अभी बात करने वाले हैं इंसेमिनेशन के बारे में। इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है? जब भी कोई मेल जो होता है वो अपने शुक्राणु को मादा की योनि में यानी वेजाइना में ट्रांसफर करता है, उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। जैसे कि माना कोई भी आपका मेल है, वो सेक्सुअल कॉपुलेशन करता है, संगम बनाता है किसी महिला के साथ में, तो अपने जो शुक्राणु यानी कि सीमन जो होता है वो मादा की योनि में स्थानांतरित करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। उसके बाद आपकी जो तीसरी प्रोसेस होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब? फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि शुक्राणु व अंडाणु का फ्यूज होना, संलयन होना। आपका कोई शुक्राणु है और ये आपका कोई अंडाणु है, अगर आपके फ्यूज हो जाते हैं, आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल के अंदर एम्पूली स्टमिक जंक्शन के अंदर होता है, यानी कि एम्प्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और आपको पता है जब भी कोई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? जाइगोट का। जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, 2n होता है जाइगोट, आपको पता है। ठीक है, जबकि जो आपकी स्पर्म होता है वो भी हैप्लॉइड और ये आपका ओवा होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, उसे क्या कहते हैं? अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अपन बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है? अंतरोपण हिंदी में कहते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जाइगोट जो होता है वो अगर आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, तो एम्ब्रियो में डायरेक्ट तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो जाइगोट के बाद में बहुत सारी ऐसी जो अपन अवस्थाएं आती हैं, जैसे अपन क्लीवेज पढ़ेंगे, मैं आपको अगले मतलब जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा, तो अपन विदलन की बात करेंगे। विदलन में क्या होगा कि जो जाइगोट होता है वो कई सारी कंडीशन से होकर या कई सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, इन सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसे अपन क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जाइगोट की जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है वो गर्भाशय की यूटेरस यानी गर्भाशय यानी कि यूटेरस से जाकर जुड़ जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। गर्भाशय की कौन सी लेयर होती है? एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम के अंदर 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सबसे जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वहां पर जाके जो जाइगोट यानी कि जो ब्लास्टोसिस अवस्था होती है वहां जाके कहते हैं जुड़ जाती है, उससे अपन क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद होता है आपका गेस्टेशन। गेस्टेशन का क्या मतलब? एम्ब्रियो का विकास। जब भी कोई भी अगर भ्रूण होता है आपका, वो मतलब माता के जो है ना यूटेरस के अंदर रहता है 9 महीने तक, तो 9 महीने तक अगर एम्ब्रियो का जो होता है विकास होता रहता है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, वो अगर आपको बताएंगे कि फर्स्ट मंथ में कौन सा विकास, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में। ठीक है, उसके बारे में अपन अलग से लेक्चर है। ठीक है, तो गेस्टेशन का मतलब होता है एम्ब्रियो का जो विकास होगा उस पूरे पीरियड को अपन क्या कहेंगे? जो 1 से लगा के आपका 9 मंथ तक वो आपका पीरियड होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? गेस्टेशन कहते हैं। उसके बाद होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब प्रसव यानी कि शिशु का जन्म। कोई भी आपका जो बर्थ शिशु होता है
कोई भी अगर आपका बेबी होता है वो 9th मंथ में लास्ट जो 42 ईयर के जो वीक में जो मतलब 42 वीक होते हैं, तो जो लास्ट वीक के अंदर या फिर 9th मंथ के अंदर जो बच्चे का जो जन्म हो जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, पार्सुरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले अपन डिस्कशन करने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 4 चीज़ों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है 1 जोड़े वर्षण, वर्षण का मतलब टेस्टिज, 1 पेयर टेस्टिज, और फिर उसके बाद होता है आपका 1 पेयर टेस्टिज के बाद में होता है आपका रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, सहायक जनन नलिकाएं, और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी कि जनन ग्रंथियां, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि बाह्य अंग जो होता है एक्सटर्नल जेनिटेल, उसकी अपन बात करने वाले हैं। आपको बताएं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 1 जोड़े वर्षण होते हैं इसको अपन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। भाई प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्यों कहते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है, जैसे अपन आपको पता है मेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो कौन, टेस्टिस होता है, जबकि फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो होता है आपका ओवेरी। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्यों का टेस्टिस को? क्योंकि टेस्टिस जो होता है वो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एक तो भाई टेस्टिस होता है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स से कहता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और एक होता है वो सेक्सुअल हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। कौन? टेस्टिस। सेक्सुअल हार्मोन मतलब जो एंड्रोजन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये सारे कहाँ सीक्रेट होता है, टेस्टिस से। इसलिए प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, एक सेक्सुअल हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है आपका, मीजोडर्म से विकसित होता है। टेस्टिस का मीजोडर्म से विकसित होने का मतलब होता है 3 जर्मिनल लेयर होती है, 3 जनन स्तर होते हैं। 3 जनन स्तर में कौन से होते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। तो जो टेस्टिस जो होता है वो किससे विकसित होता है, मीजोड्रम जो लेयर होती है उससे क्या टेस्टिस का विकास होता है, मीजोड्रम से। ठीक है, और एब्डोमन के बाहर वो नीचे की ओर होते हैं। कौन? टेस्टिस जो होता है वो आपको पता है एब्डोमन के बाहर वो नीचे की ओर होते हैं, इसलिए इसको अपन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी कहा जाता है। एब्डोमन का मतलब पेट के जो नीचे वाला जो एरिया होता है उसे अपन कहते हैं एब्डोमन, है ना, कहते हैं। एब्डोमन के बाहर बिल्कुल आपको पता है कि मेल के अंदर टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमन के बाहर होते हैं, नीचे की ओर होते हैं और बाहर की साइड में होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी कहते हैं। अब बात होती है टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं, तो टेस्टिस जो होते हैं वो आपके स्क्रोटम के भीतर पाए जाते हैं। स्क्रोटम क्या होती है भाई, स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम एक जो ना एक थैलेनुमी संरचना होती है, वहां पे कहते हैं टेस्टिस पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, टेस्टिस स्क्रोटम में ही क्यों पाए जाते हैं, इसका कोई कारण बता सकता है क्या? माना कि अगर ये आपका कोई टेस्टिस है, माना ये जो एक पेन का पोला है मैं इसको टेस्टिस मानता हूँ, और यहाँ पे स्क्रोटम के भीतर ऐसा पाया जाता है। ऐसा क्यों? टेस्टिस के भीतर इसलिए पाया जाता है कि वृषण कोष के भीतर जो होता है यानी कि जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो आता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु का अगर आपको निर्माण करना है, तो शुक्राणु निर्माण के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या कम होना चाहिए, तभी क्या शुक्राणु का निर्माण होगा। इसलिए टेस्टिस जो होते हैं वो आपके स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। और आपको पता है स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 मतलब होता है आपका 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि लगभग जो मैंने लिखा है ना वो 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम के भीतर क्यों पाए जाते हैं। स्क्रोटम के भीतर इसलिए पाया जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 37 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि 34.5 से 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक डायग्राम है, बहुत ढंग से समझना, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर पढ़िए तो आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई टर्म है वगैरह है, आप वो तब बता सकते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल, ये क्या है आपकी एब्डोमिनल वॉल, और ये क्या है आपका टेस्टिस। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है आपका टेस्टिस।
तो टेस्टिस जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है? एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा रहता है। एब्डोमिनल वॉल जो आपकी उदरीय भित्ति होती है उससे कहता है टेस्टिस जुड़ा रहता है। किसके माध्यम से? स्पर्मेटिक कोड के माध्यम से जो होता है वो टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा रहता है। स्पर्मेटिक कोड क्या होती है? स्पर्मेटिक कोड एक ऐसी लंबी संरचना होती है जिस वो किससे मिलकर बनी होती है? ब्लड वेसल से, नर्व फाइबर से और वाजा डिफरेंस, तीनों ये मिल जाते हैं आपस में सम्मिलित रूप से, इसको अपन स्पर्मेटिक कोड कहते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में मिल जाती हैं, इसको अपन कहते हैं, किसे कहते हैं? इन तीनों आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्मेटिक कोड का। अगर कोई पूछे, अगर एग्जामिनर के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेटिक कोड किससे मिलकर बनी होती है, तो ब्लड वेसल से, नर्व वेसल से और वाज डिफरेंशिया से। और वाज डिफरेंशिया वगैरह क्या होती है ये आपको पता है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अपन देखते हैं कि जो टेस्टिस जो होता है वो किस संरचना के अंदर उपस्थित होते हैं? स्पर्मेटिक कोड नामक जो संरचना होती है उसके अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस क्या था आपके उपस्थित होते हैं, ठीक है। स्क्रोटम, और स्क्रोटम की जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है वो किससे मिलकर होती है? डॉर्टस मसल से मिलकर होती है। स्क्रोटम की जो इनर लेयर होती है वो डॉर्टस नामक पेशी से मिलकर बनी होती है। और आप ये मैं कह सकता हूँ कि जो डॉर्टस मसल्स मिलकर बनी है, तो डॉर्टस मसल जो होती है उसके आसपास में इसके अंदर और क्या पाया जाता है? प्रोटीन के जो फाइबर पाया जाता है जिसको अपन स्पर्मेटिक फेशिया कहते हैं। डॉर्टस मसल्स के अंदर कहता है प्रोटीन के फाइबर पाया जाता है जिसको अपन स्पर्मेटिक फेशिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है? इंग्वाइनल कैनाल जहाँ से कहता है स्क्रोटम का जो विकास होता है वो एब्डोमेन के होता है जन्म से पहले, लेकिन जन्म के 7वें महीने के बाद में जो टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। किस माध्यम से? इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से। तो ये एक आपकी कैनाल है जिस रास्ते से टेस्टिस क्या था आपके स्क्रोटम के भीतर आते हैं। मैं आपको ये बताना, क्रीमेस्टर मसल्स के बारे में देखते हैं। क्रीमेस्टर मसल जो होती है वो टेस्टिस को क्या करता है? बायोएनसी प्रोवाइड करती है। कोई अगर आपका टेस्टिस है उसके चारों ओर क्या है आपकी क्रीमेस्टर मसल से पाई जाती है जो इसको क्या है? उत्प्लावकता प्रोवाइड करती है ना, उत्प्लावकता नहीं बायोएनसी प्रोवाइड करती है ताकि क्रीमेस्टर मसल जो होते हैं टेस्टिस को ऊपर उठाए रखने का कार्य करती है। ठीक है गाइज, तो अपन आगे कहाँ डिस्कशन कर रहे थे? तो अपन देख रहे थे टेस्टिस के बारे में, अपन कंप्लीटली देख चुके हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस डायग्राम के ऊपर अपन चल रहे थे, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था तो सॉरी, आई अपोलोगाइज। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, पूरा डायग्राम मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। और इस बारे में आपको डिस्कशन कर चुका था कि एब्डोमिनल वॉल से जो होता है टेस्टिस जुड़ा रहता है। और एब्डोमिनल वॉल के किसके माध्यम से टेस्टिस जुड़ा रहता है? तो वो आपको पता है कि स्पर्मेटिक कोड से वो जुड़ा रहता है। स्पर्मेटिक कोड के अंदर मैंने ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स और वाज डिफरेंस की बात कर चुका था, ठीक है। और फिर मैंने आपको बता दिया कि जो टेस्टिस को ऊपर उठाए रखने के लिए क्रीमेस्टर मसल्स का योगदान होता है। इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए जो एब्डोमिनल कैविटी से जो टेस्टिस जो होते हैं वो आपके स्क्रोटम में आते हैं लास्ट 7वें महीने के अंत में। और जो आंतरिक लेयर होती है स्क्रोटम की, वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो लेयर होती है वो आपकी डॉर्टस मसल्स होती है। और डॉर्टस मसल्स होती है वो प्रोटीन फाइबर से मिलकर बनी होती है, यानी कि स्पर्मेटिक फेशिया जो मैंने कहा था। और गुबेर्नुकुलम, जिसको अपन मेजोर्कियम या वर्सन यूजिनिमी पे कहते हैं, ये जो होती है वो टेस्टिस को स्क्रोटम से जोड़े रखने का काम करती है। ये जो आपको दिख रही है ना गुबेर्नुकुलम यानी कि मेजोर्कियम, टेस्टिस को क्या करती है? जोड़े रखने का कार्य करती है। किससे? स्क्रोटम से। और ये एग्जाम में एटलीस्ट पूछा जाता है हमेशा कि टेस्टिस को स्क्रोटम से जोड़ने वाली जो नलिका है उसका नाम होता है गुबेर्नुकुलम या मेजोर्कियम। यहां पे अपन बात करें कि जो टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है, टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। डेवलपमेंट कहां होगा टेस्टिस का? एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन 7वें महीने पर। लेकिन जो 7वां मंथ होगा वो जो टेस्टिस जो होते हैं वर्षण होते हैं इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में स्थानांतरित हो जाते हैं। भाई टेस्टिस है, टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, है ना। एब्डोमिनल कैविटी जो पेट के नीचे है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या हुआ? डेवलपमेंट। लेकिन जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी कि जो 7वें महीने तक अगर जो बच्चा 7वें महीने पहुंचेगा तो वो 7वें महीने के अंत में जो क्या होता है कि जो आपके जो टेस्टिस जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं? स्क्रोटम के अंदर चले जाते हैं। समझ में आया? या ऊपर से होके जा रहा है? अरे आ रहा है ना, क्या जा रहा है? मैंने क्या बोला? टेस्टिस का जो डेवलपमेंट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन 7वें महीने पर वो होता है वो इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में स्थानांतरित हो जाते हैं। किसी का डाउट होगा सर
स्क्रोटम भी क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, और बाद में वो जो होते हैं इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए वो वापस बाहर चले जाते हैं? नहीं, जो स्क्रोटम होता है उनका विकास भी वहीं पे होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, और बाद में पाए भी कहाँ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ठीक है। फिर इसके बाद में मैं क्या बताना चाहता हूं कि यदि वर्षण स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, भाई 7वें महीने में अगर एटलीस्ट कोई भी नॉर्मली क्या होता है 7वां महीना होगा, और बच्चे जो होता है, बच्चे के जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन मैंने बोला यदि वर्षण स्क्रोटम से नहीं आ पाते, उस अवस्था को अपन कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म भी कहा जाता है। अगर किसी बच्चे के अगर 7वें महीने पर भी नहीं आ पाते हैं अगर टेस्टिस किसमें, स्क्रोटम में, उस कंडीशन को अपन एक नाम दिया है गुप्त वृषणता, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म भी कहते हैं। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, अगर किसी बच्चे के नहीं आ रहे तो फिर अपन क्या करेंगे भाई, अगर नहीं आ रहे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तो शल्य तकनीक, सर्जिकल मेथड तो अपना ही है, तो सर्जिकल मेथड को अपनाएंगे और उसके उपयोग से अपन क्या करेंगे, टेस्टिस को कहां लेके आ जाएंगे, शल्य तकनीक के माध्यम से वर्षण को स्क्रोटम में स्थानांतरित कर देता है। उसको अपन क्या नाम कहते हैं, ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। याद रखना, ये सारे नोट्स वगैरह हैं मैं ट्रांसफर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा राहुल राठौड़ ऑफिशियल। ठीक है, राहुल राठौड़ ऑफिशियल जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां पे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहां पे ये सारी की सारी पीडीएफ में सेंड करने वाले इस लेक्चर की। मैंने बताया है कि जो सर्जिकल मेथड के उपयोग से वर्षण को स्क्रोटम में स्थानांतरित किया जाता है, उस कंडीशन को, इस प्रक्रिया को अपन ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। ठीक है। अब अपन देखने वाले हैं टेस्टिस की स्ट्रक्चर, वर्षण की क्या संरचना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखने वाले हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में जो स्ट्रक्चर है थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप सबको पूरा ढंग से दिखे। तो टेस्टिस की स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हैं क्या कि जो आप देखिए है ना, वर्षण की संरचना में बताऊं तो एक गोलाकार संरचना होती है। सबसे पहले अपन आपको यही ध्यान रखना है कि जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वर्षण को आवृत करने में 3 लेयर के तहत सम्मिलित होती है। इन तीनों लेयर का नाम क्या होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, सबसे पहली लेयर होती है आपकी ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरी होती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, तीसरी होती है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या होती है, अल्बुजिनिया क्या होती है, ट्यूनिका वेस्कुलरिस क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। डायग्राम में देखिए आप, सबसे बाहर जो लेयर दिख रही है आपको, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस जो वर्षण को आधा घेरा रखती है, हाफ कवर करती है, उस लेयर का नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरी लेयर होती है आपकी ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया दूसरी लेयर होती है जो वर्षण को चारों ओर से कवर करती है। ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये जो लेयर होती है वो वर्षण को कहता है पूरी तरह से आवृत करने कार्य करती है, इसलिए ये कहता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, वर्षण को चारों ओर से कवर करती है। और फिर क्या आता है, तीसरी लेयर होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं ना, ये ऐसे कहते हैं 200 से 250 के आदि से ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स पाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर। और इसके चारों ओर जो लेयर होगी ना, ये जो मैंने व्हाइट कलर के जो लेयर बना रखी है, इसको मैंने नाम दिया ट्यूनिका वेस्कुलरिस। मोटा मोटा आपको 3 चीजों में से सबसे मेनली अगर आपको ध्यान रखना, एग्जाम में जो नीट एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्षण को चारों ओर से कवर करने वाली जो लेयर होती है उसका नाम होता है, कौन सा नाम होता है, तो उसका नाम होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। वर्षण को चारों ओर से कवर करेगी। बाकी आप देख सकते हो ट्यूनिका वेजाइनलिस जो हाफ कवर करती है, और जबकि ट्यूनिका अल्बुजिनिया कंप्लीटली कवर करती है, जबकि आप ट्यूनिका वेस्कुलरिस जो होता है इंटरनल लेयर होती है, आपको पता है, जो कि टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के चारों ओर पाई जाती हैं। ये मैंने आपको बताया टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स वर्षण पाली कहते हैं, जिसकी संख्या 200 से 250 होती है, वो आपको पता ही है। 200 से लगा के आपकी 250 तक इनकी संख्या होती है। और फिर मैंने आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके कितना है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हो गए। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर जो रेड कलर की आपको दिख रही है 2 से 3, प्रत्येक लॉब्यूल्स में 2 से 3 क्या होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। जहां से कहते हैं स्पर्म की प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन, स्पर्म फॉर्मेशन की, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। उसके बारे में आपको बताऊंगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स किस प्रकार से उसका पाथ होता है।
सेमिनिफरस ट्यूबुल से ट्यूबुली रेक्टी, रेटाटेस्टिस, वाजा एपरेंशिया, फिर आपका एपिडिडाइमिस, वाजा डेफरेंशिया, फिर आपका वो यूरेथ्रस से एजिकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रस होते हुए बाहर निकल जाता है इसमें। वो मैं आपको आगे अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल्स। और सेमिनिफरस ट्यूबुल्स कितनी 2 से 3 होती है, संख्या में कितनी होती है आपकी 2 से 3 होती है। और फिर मैं आपको डिस्कशन करना चाहता हूँ सेमिनिफरस ट्यूबुल्स क्या होता है, ट्यूबुली रेक्टी, ये भी आपकी ट्यूबुल्स है एक तरह की। फिर होता है ये आपका रेटाटेस्टिस, स्पर्म इस प्रकार से सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, ट्यूबुली रेक्टी, रेटाटेस्टिस तक आएगा। उसके बाद में क्या आता है, रेटाटेस्टिस के बाद में आपका ये देख सकते हैं आपका एपिडिडाइमिस की स्ट्रक्चर है। और फिर इसके वाजा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, ये आपका एपिडिडाइमिस, और आगे जाके वो वाज डिफरेंशिया होते हुए स्पर्म का पाथवे होता है, ठीक है। ये आपकी ना मोटा मोटा आप एनसीईआरटी का मेनली इसमें आपको एनसीईआरटी के पेज फॉलो करना ही करना है, ठीक है। ये आपको डायग्राम देख के जाएंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस प्रकार का डायग्राम का यूज किया है। ये आपको मैंने कवर कर लिए कि किसकी कितनी लेयर होती है। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ टेस्टिस, यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस, यानी कि वर्षण की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसे अपन क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा पूछते एग्जाम्स के अंदर सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि जो टेस्टिस होता है उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है। तो आपको पता है कि टेस्टिस जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल होती है। और आपको ये जानना, प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 250 क्या पाई जाती है, वर्षण पालिया पाई जाती है। प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 250 वर्षण पालिया पाई जाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाया जाता है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफरस की नलिकाएं होती हैं। जो कोई भी आपका अगर आप खुद सोचो, जो ना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है वो आपको पता है गोलाकार ऐसे बने हुए, उसके अंदर कहते हैं 1 से 2 आपकी कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल्स पाई जाती है। हो सकता है 3 भी हो सकती है। 1 से 3 के आसपास क्या पाई जाती है, सेमिनिफरस की नलिकाएं पाई जाती है, जहां से शुक्राणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोयल यानी घुमावदार रूप में होती है, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे कोयल यानी घुमावदार फॉर्म ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, सेमिनिफरस जो नलिका है, सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के बारे में आप क्या जानते हो। तो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स जो होती है इनके भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के अंदर। एक तो होती है आपकी नर जनन कोशिका, जिसको अपन कहते हैं मेल जर्म सेल कहते हैं, डिप्लॉयड होती है। मेल जर्म सेल्स किस में पाई जाती है, सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के अंदर, एसटी के अंदर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन एसटी भी कहते हैं। कुछ चीजें अगर आपको बोले तो आप लिख के बता देता हूं मैं आपको। है ना, एसटी सेमिनिफरस ट्यूबुल्स का सीधा मतलब क्या था, सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होता है उसको अपन एसटी कहते हैं। ठीक है। और सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में कहता है मियोसिस होता है, एक मिनट सॉरी, मियोसिस, थोड़ी सी, ठीक है, आपको समझ में तो आ ही रहा है वैसे। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के मैं आपको भी डिक्लेयर करके समझा रहा हूं वैसे, एक मिनट। हाँ, फोकस करेंगे वापस, कुछ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब क्या डिस्कशन करें सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के बारे में। इनके भीतर 2 टाइप से सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है आपकी मेल जर्म सेल्स, इनकी नर जनन कोशिका जो कि डिप्लॉयड होती है। इनमें मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो सेमिनिफरस ट्यूबुल्स के अंदर जो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो होती है मेल जर्म सेल्स, एक होती है सर्टोली की कोशिका। मेल जर्म सेल्स, सर्टोली की कोशिका। मेल जर्म जो सेल्स होती है, अपन में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया बढ़ेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शुक्राणु का जो निर्माण होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो मेल जर्म सेल्स सबसे पहले शुरुआत में आती है, और मेल जर्म सेल्स जो उसमें मियोसिस होता है, और लास्ट में जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मेल जर्म सेल्स में मियोसिस के द्वारा क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और दूसरी कोशिका कौन सी होती है आपकी, सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, सर्टोली की कोशिका। सर्टोली की कोशिका आपको पता है 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। सर्टोली की जो कोशिका है वो आपकी क्या है, डिप्लॉयड सेल्स होती है, 2n होती है। और इनके क्या क्या काम है वो आप मेनली पढ़िए। तो सर्टोली सेल्स होती है वो शुक्राणु की वृद्धि व परिपक्वन हेतु न्यूट्रिशन
प्रदान करती है, इसलिए इसे सर्टोली कोशिका को अपन नर्व सेल्स से के नाम से भी जाना जाता है। जो भी आपका स्पर्म होता है, स्पर्म भी है, तो स्पर्म जो होता है इसकी स्ट्रक्चर मैं आपके आगे बताऊंगा, बट स्पर्म्स को ग्रोथ करनी है, मैच्योरेशन करना है, तो उसके लिए भी इसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, न्यूट्रिशन की। तो भाई पोषण तो चाहिए होगा ना। स्पर्म है, स्पर्म अगर ओवा से टकराएगा तो ना, तो उसके मोटिलिटी गतिशीलता होनी चाहिए, तो गतिशीलता को मतलब इसको एक्वायर करने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो न्यूट्रिशन कौन देगा, सर्टोली की कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करेगी, न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है, इसलिए शुक्राणु की वृद्धि व परिपक्व हेतु न्यूट्रिशन कौन प्रभावित करती है, सर्टोली कोशिका। इसलिए सर्टोली सेल्स को अपन नर्व सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और सर्टोली कोशिका के इनहिबिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन भी किया जाता है। इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। इनहिबिन जो होता है वो एफएचएस का संदमन करता है, आगे बताऊंगा मैं जब समझाऊंगा तब। इनहिबिन जो होता है वो आपका एफएचएस का क्या करता है, संदमन करता है, ठीक है। इनहिबिन जो होता है वो एफएचएस का संदमन करने का कार्य करता है। और एक और बात है कि जो इनहिबिन सर्टोली कोशिका होती है वो ब्लड टेस्टिस बैरियर का कार्य करती है। ब्लड टेस्टिस बैरियर का मतलब, ब्लड टेस्टिस बैरियर का मतलब होता है प्रिवेंशन करती है, रोकथाम करती है। कोई भी बैक्टीरिया है टेस्टिस में चला जाए तो वहां पे क्या अगर हार्मफुल इफेक्ट करेगा, तो सर्टोली सेल्स के द्वारा ब्लड टेस्टिस बैरियर के रूप में इसका काम किया जाता है। तो इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल ब्लड टू टेस्टिस। अगर कोई भी अगर टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल जो होता है वो ब्लड से टेस्टिस में चला जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, वो इसके में सर्टोली सेल्स होती है वो किसका कार्य करती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का कार्य करती है। ओके, इस प्रकार से फर्स्ट लेक्चर जो अपना है क्लियर हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट आपको कंप्लीटली हो गया है। और इसके अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप प्लीज़ राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल जो होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राहुल राठौड़ ऑफिशियल जो एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, उसके ऊपर आप जाके है ना ज्वाइन हो सकते हैं। उसके ऊपर मैं आपको पीडीएफ सेंड वगैरह कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। और जो भी अगर कुछ भी गलत वगैरह लगे या फिर कुछ भी अगर कोई आपको इंग्लिश में या हिंदी में कुछ गड़बड़ी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।